अक्टूबर 2021 टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की बिड जीती और जनवरी 2022 में एयर इंडिया टाटा ग्रुप को ट्रांसफ़र हो गया 18,000 करोड़ के बिड वैल्यू पर। लेकिन इस डील को पॉसिबल बनाने के लिए लगभग 62,000 करोड़ की कीमत चुकाई गई और ये अमाउंट आपने पे किया, मैंने पे किया। ये क्यों और कैसे हुआ, ये सब हम आज के एपिसोड में जानेंगे। और एक सवाल पूरी कहानी के दौरान साथ चलेगा कि ये एक गलती थी या फिर एक सही फैसला था। आखिर में मैं अपना जवाब भी दूंगा। लेकिन आज का एपिसोड सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की भी कहानी है जिसने अपने हाथों से एक एयरलाइन खड़ी की और फिर एक दिन गवर्नमेंट ने उस एयरलाइन को नेशनलाइज करके उससे मानो उसका सपना ही छीन लिया। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है, गवर्नमेंट ने उसी इंसान को वापस बुलाया और कहा आप ही चलाओ इस एयरलाइन को, और वो मान गए। 25 ईयर्स तक वो उस एयरलाइन के लिए एज ए चेयरमैन काम करते रहे, वो भी बिना किसी सैलरी के। तो आज के एपिसोड में 2 सवाल हैं जिनका जवाब मैं आपको दूंगा। पहला, ये इंसान रुका ही क्यों पूरे 25 साल बिना सैलरी के, वो भी उसी एयरलाइन के साथ जो उससे ही छीन ली गई थी। और दूसरा, एयर इंडिया को सेल करने की जो कॉस्ट थी उसे टैक्स पेयर्स ने यानी आपने कैसे पे किया। तो चलिए शुरू करते हैं 1929 से। उस वक्त एयर इंडिया नाम की कोई एयरलाइन एग्जिस्ट नहीं करती थी और इस एयरलाइन की कहानी शुरू होती है एक इंसान से, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी जेआरडी का बचपन अक्सर फ्रांस में बीता। उनके पड़ोसी थे लुई ब्लेडियो, वही इंसान जिन्होंने पहली बार एयरप्लेन से इंग्लिश चैनल क्रॉस किया था। बचपन में जेआरडी उन्हें अक्सर आसमान में फ्लाई करते देखा करते थे और शायद उसी वक्त कुछ उनके अंदर बस गया था, एक ऐसा जुनून जो फिर कभी खत्म नहीं हुआ। जब टाटा फैमिली ने उन्हें इंडिया बुलाया बिजनेस सीखने के लिए तो वो आए। स्टील प्लांट्स में काम किया, अकाउंट्स समझे, फैक्ट्रीज देखी, पर एयरप्लेन्स का ख्याल उनके दिमाग से कभी नहीं गया। 1929 में इंडिया में जब एयरप्लेन्स देखना भी एक रेयर बात थी, जेआरडी ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस ले लिया। ये उनके लिए हॉबी नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन था। और फिर 1930 में एक इंग्लिश मैन आए उनके पास, नेविल विंसेंट, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 में पायलट रह चुके थे। विंसेंट आए थे एक आइडिया लेकर कि कराची से बॉम्बे तक की एक मेल सर्विस शुरू की जाए। वो जेआरडी से मिले और आइडिया शेयर किया। जेआरडी को लगा ये करना चाहिए। उन्होंने उस वक्त के टाटा सन्स के चेयरमैन सर दोराबजी टाटा को 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस किया और दोराबजी मान गए। फिर आया अक्टूबर 1932। यहाँ से टाटा एयर सर्विसेज की शुरुआत हुई। जेआरडी खुद पायलट सीट में बैठे एक पुशमॉथ नाम की सिंगल इंजन मोनोप्लेन पर, जिसमें सिर्फ 2 सीटें थी, और कराची से बॉम्बे वाया अहमदाबाद। कोई जीपीएस नहीं था। रास्ते में जब डाउट होता था तो नीचे रेलवे लाइंस देखते थे नेविगेट करने के लिए। शर्ट पॉकेट में एक स्लाइड रूल होती थी एल्टीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। टाटा एयर सर्विसेज की पहली फ्लाइट 25 केजी मेल लेकर उड़ी थी। पूरे पहले साल में एयरलाइन ने सिर्फ 155 पैसेंजर्स कैरी किए। स्केल छोटा था लेकिन बिजनेस प्रॉफिटेबल था। पहले ही साल एयरलाइन ने लगभग 60,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाया। फिर साल बीतते गए। 1938 में टाटा एयर सर्विसेज का नाम बदला और टाटा एयरलाइंस हो गया। 1946 में ये नाम फिर बदला और नया नाम एयर इंडिया हो गया। 1948 में एयर इंडिया का पहला इंटरनेशनल फ्लाइट बॉम्बे से लंदन। इस एयरलाइन की अगर आपको कल्चर समझनी हो तो एक चीज़ काफ़ी है। जेआरडी पर्सनली फ्लाइट्स में जाते थे, नोट्स लेते थे, सर्विसेज में क्या ठीक है क्या ठीक नहीं ये सब नोट करते थे। और शायद इसीलिए उस दौर में एयर इंडिया दुनिया की उन चुनिंदा एयरलाइंस में से थी जिसे देखकर सिंगापुर जैसे देश भी इंस्पिरेशन ले रहे थे कि एक वर्ल्ड क्लास नेशनल एयरलाइन कैसे बनाई जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। 1948 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 49% स्टेक ले लिया था। जेआरडी के पास ऑपरेशनल कंट्रोल था लेकिन गवर्नमेंट भी उसमें पार्टनर थी। और फिर आया 1953। तब इंडिया सोशलिज्म के रास्ते पर चल रहा था। बड़े इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट के हाथ में लाओ, स्टील, ट्रांसपोर्ट, एविएशन सब। तो ये पॉलिसी सिर्फ इंडिया में नहीं थी, लगभग पूरी दुनिया में उस वक्त यही ट्रेंड था। तो मार्च 1953 में पार्लियामेंट में एयर कॉरपोरेशंस एक्ट पास हुआ
और गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का बाकी हिस्सा भी ले लिया और अपना स्टेक 49% से 100% कर लिया। नेशनलाइजेशन के वक्त गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में स्टेक खरीदने के लिए टाटा ग्रुप को 2.8 करोड़ रुपए दिए। आप ये 2.8 करोड़ का नंबर याद रखना, ये फिगर कहानी में आगे काम आएगा। लेकिन जेआरडी इस फैसले से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि नेशनलाइजेशन का असर एम्प्लॉयज़ के मोरल और पैसेंजर सर्विसेज दोनों पर पड़ सकता है। और जब वो ये कह रहे थे, एयर इंडिया अपने वक्त की सबसे रेस्पेक्टेड एयरलाइंस में से एक थी। दुनिया के सबसे एलिट पैसेंजर्स उसके फर्स्ट क्लास में फ्लाई करते थे और उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि जेआरडी की ये बात एक दिन इतनी रेलेवेंट लगने लगेगी। इस पे हम आगे बात करेंगे। अभी 1953 में ही रहकर एयर इंडिया की नेशनलाइजेशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट ने 100% ओनरशिप स्टेक तो ले ली थी, लेकिन अब उनके सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि इसे चलाना कैसे होगा। एक बात तो क्लियरली समझ आ गई थी, जेआरडी के बगैर कोई जानता ही नहीं था कि ये एयरलाइन कैसे काम करती है। तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा किया जो शायद पहली बार हुआ था। उन्होंने उसी इंसान को वापस बुलाया जिससे अभी अभी एयरलाइन लिया था और कहा, आप ही चेयरमैन बनो। सोचो एक सेकेंड, कोई आपका घर ले लेता है, फिर कहता है आप ही इसमें रहना और देखभाल करना। लेकिन जेआरडी मान गए। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने देश और इंडियन एविएशन के प्रति अपने जिम्मेदारी से नहीं भागेंगे। 25 ईयर्स तक जेआरडी एयर इंडिया के लिए काम करते रहे बिना सैलरी के। ये उनकी अपनी पर्सनल चॉइस थी। वो चेयरमैन के तौर पर 1 रुपया भी नहीं लेना चाहते थे। शायद उनके लिए ये एयरलाइन पैसों का काम नहीं था। उन्हें इस बात की भी फिक्र थी कि एयर इंडिया ने सालों में जो स्टैंडर्ड्स और रेपुटेशन बनाई थी वो बरकरार रहे। और शायद इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि चाहे ओनरशिप बदल गई हो, लेकिन एयर इंडिया के क्वालिटी और रेपुटेशन की जिम्मेदारी से वो दूर नहीं भागेंगे। लेकिन हर कहानी का एक मुश्किल दौर आता है और यहाँ भी कुछ ऐसा हुआ। जनवरी 1978 में एयर इंडिया का बोइंग 747 एम्परर अशोका बॉम्बे कोस्ट के पास सी में क्रैश हो गया। 213 लोगों की डेथ हुई। इसके 1 महीने बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जेआरडी को हटाना है। और जेआरडी को ये पता कैसे चला? जेआरडी उस वक्त जमशेदपुर में थे। उनके नए रिप्लेसमेंट एयर चीफ मार्शल प्रताप चंद्र लाल उस वक्त जमशेदपुर में ही एक टाटा कंपनी के एमडी थे। लाल ने उन्हें बताया, आपको रिप्लेस कर दिया गया है। उसी रात डिनर में जेआरडी से पूछा गया, सुना है आपको हटाया गया है, कैसा लग रहा है? जेआरडी ने कहा, मैं ऐसा फील कर रहा हूं जैसा आप फील करोगे अगर आपका सबसे प्यारा बच्चा आपसे ले लिया जाए। कुछ दिनों बाद उन्हें फॉर्मली इन्फॉर्म किया गया, लेकिन मीडिया में कवरेज आने के बाद जेआरडी ने जवाब में कहा, मुझे लगा था कि 45 ईयर्स तक इंडियन एविएशन के साथ काम करने के बाद अगर सरकार मुझे हटाने का फैसला करती तो कम से कम मुझे सीधा बताती और शायद पब्लिक को पता चलने से पहले बताती। जेआरडी के सर्विस से हटाए जाने के बाद एयर इंडिया के एमडी ने रिजाइन कर दिया। कैबिन क्रू और ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी प्रोटेस्ट किया। पब्लिक के लेटर्स ऑफ आउटरीच आए और एयर इंडिया, वो एयरलाइन जो एक ज़माने में दुनिया की बेस्ट की लिस्ट में थी, धीरे धीरे गिरावट में चली गई। आपको याद होगा कहानी के शुरू में मैंने आपको जेआरडी की 1953 की स्टेटमेंट बताई थी कि नेशनलाइजेशन का मतलब होगा एम्प्लॉयज़ का मोरल गिरना और पैसेंजर सर्विस का डाउनफॉल होना। जेआरडी ने 1953 में जो कहा था वो एक एक करके मानो सच होने लगा। वो एयरलाइन जो कभी एक्सेप्शनल सर्विस के लिए जानी जाती थी, अब डिले, स्ट्राइक और कैंसल्ड फ्लाइट्स के लिए हेडलाइंस में आने लगी थी। जो पैसेंजर्स एक ज़माने में एयर इंडिया में फ्लाई करने पर प्राउड फील करते थे, उनमें से कई लोगों के लिए अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि फ्लाइट टाइम पर आएगी भी या नहीं। और फिर धीरे धीरे ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स नंबर्स में भी दिखने लगे और लॉसेस बढ़ने लगे। अलग अलग एफर्ट्स हुए, नए प्लान्स आए, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और मुश्किल ही होते गए। और आखिरकार 2007 में गवर्नमेंट ने एक और सॉल्यूशन निकाला, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का मर्जर। 2 डूबे हुए जहाज एक हो गए, लेकिन डूबे तो दोनों थे। गवर्नमेंट बार बार पैसा डालती रही, लेकिन नतीजा नहीं बदला। मानो ये एक ऐसा कुआं था जिसमें पैसा डालो और वो गायब हो जाता था। लेकिन इन सब में एक मोमेंट था जो भूलना मुश्किल है। 1990 में इराक ने कुवैत पर अटैक किया। 1,70,000 इंडियंस वहां फंसे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया को यह जिम्मेदारी दी, इन्हें वापस लाओ।
मिलिट्री फ्लाइट्स के लिए एयर स्पेस क्लियरेंस मुश्किल था तो एयर इंडिया ने कदम बढ़ाया। इस मिशन में 59 डेज में 488 फ्लाइट्स रन हुए और 1,70,000 लोग वापस आए और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। किसी भी सिविल एयरलाइन ने दुनिया में इतने लोग एक साथ कभी रेस्क्यू नहीं किए थे। तो एयर इंडिया का कैरेक्टर अभी कंप्लीटली मरा नहीं था, सिर्फ उसका सिस्टम थोड़ा टूट गया था। लेकिन एक एयरलाइन सिर्फ अपनी बेस्ट मोमेंट्स पर नहीं बल्कि रोज के ऑपरेशंस पर चलती है और ग्राउंड रियलिटी ये थी कि लॉसेस बढ़ते ही जा रहे थे और आखिरकार इन सब के बीच गवर्नमेंट ने एयरलाइन को बेचने का डिसाइड किया। लेकिन एयर इंडिया को बेचना इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए 3 अटेम्प्ट्स लगे। सबसे पहला अटेम्प्ट 2001 में जब गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 40% स्टेक बेचने का डिसाइड किया। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस साथ आए, डील ऑलमोस्ट फाइनल थी। फिर ट्रेड यूनियंस ने प्रोटेस्ट किया, उन्हें डर था कि प्राइवेटाइजेशन से नौकरी जाएगी। सिंगापुर एयरलाइंस यहाँ पीछे हट गई और कोई भी डर नहीं आया। फिर 2017-18 में दूसरा अटेम्प्ट, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 76% स्टेक सेल होगा। डेडलाइन आई और चली गई, कोई बिड नहीं आई। इंडिगो पहले इंटरेस्टेड था लेकिन उसने विथड्रॉ कर लिया, तो इस बार भी कोई बिडर नहीं आया। फिर 2020 में कोविड के बीच जब पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री खतरे में थी, सिविल एविएशन मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोले या तो प्राइवेटाइज करो या बंद करो, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ एक दिक्कत थी, एयर इंडिया के ऊपर तब लगभग 61,000 करोड़ का कर्ज हो चुका था और ये कर्ज इतना ज्यादा था कि कोई भी उसे उस हाल में नहीं खरीदना चाहता था। इसलिए इस बार गवर्नमेंट ने कुछ अलग किया। उस 61,000 करोड़ के कर्ज में से रफली 46,000 करोड़ का कर्ज एक अलग गवर्नमेंट एंटिटी AIAHL यानी AI एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड में ट्रांसफर कर दिया। फिर कहा अब खरीद लो। इस बार 2 बिडर्स आए, टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट के प्रोमोटर अजय सिंह। टाटा ये बिड जीत गई। फिर अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का बिड जीता है 18,000 करोड़ में। टाटा ग्रुप में सेलिब्रेशन था, महाराजा वापस आया, घर वापस आया और ये सच भी था। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं थी। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एयर इंडिया का टोटल डेट लगभग 61,000 करोड़ रुपए थे और इसमें से लगभग 46,000 करोड़ की डेट एक दूसरी एंटिटी AIAHL को ट्रांसफर की गई थी। तो बच गए लगभग 15,000 करोड़। ये एग्जैक्ट अमाउंट में 15,300 करोड़ थे। टाटा ने बचे हुए 15,300 करोड़ का डेट अपने ऊपर ले लिया। टाटा ने एयर इंडिया खरीदी 18,000 करोड़ के बिड वैल्यू पर। इसमें से 15,300 करोड़ का डेट का अमाउंट इस बिड वैल्यू से माइनस करके, यानी 18,000 करोड़ के बिड वैल्यू में से 15,300 करोड़ का डेट अमाउंट माइनस करके गवर्नमेंट को 2,700 करोड़ कैश दिया। अब आते हैं गवर्नमेंट के पास बचे हुए लायबिलिटीज पर। 46,000 करोड़ की डेट बची थी जो कि AIAHL को ट्रांसफर की गई थी और इसके अलावा रफली 15,000 करोड़ के एयर इंडिया के अनपेड फ्यूल बिल्स और ऑपरेशनल ड्यूज भी थे। इन सबको मिलाकर पार्लियामेंट में रफली 62,000 करोड़ का अलोकेशन पास हुआ एयर इंडिया की इन तमाम लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए। तो पूरी पिक्चर ये है, गवर्नमेंट को कैश मिला सिर्फ 2,700 करोड़ और लगभग 62,000 करोड़ पब्लिक फंड्स एयर इंडिया की लायबिलिटीज सेटल करने के लिए लगाए गए। ये कितना सही और कितना गलत था ये मैं आगे डिस्कस करूंगा। और याद है आपको वो नंबर जो मैंने शुरुआत में बताया था, 1953 में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया 2.8 करोड़ में ली थी। 2022 में गवर्नमेंट को 2,700 करोड़ कैश मिला और 62,000 करोड़ लगाए इसे बेचने लायक बनाने के लिए। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी कहते हैं। लेकिन अब यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है, एयर इंडिया के पास ऐसा क्या था जो इसे बचाना इतना जरूरी था? जवाब था दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स जैसे हीथ्रो और JFK पर लैंडिंग राइट्स, 70 इयर्स पुरानी ब्रांड आइडेंटिटी, लाखों पैसेंजर्स जो हर साल इस पर डिपेंड करते थे और क्राइसिस के वक्त जैसे कुवैत इवैक्यूएशन के दौरान एयर इंडिया सिर्फ एक कमर्शियल एयरलाइन नहीं रहती थी, वो देश की ज़रूरत बन जाती थी। ऐसे इंस्टीट्यूशन को खड़ा करने में डेकेड्स लग जाते हैं और इसीलिए एयर इंडिया को बंद कर देना और फिर शुरू से एक नई नेशनल कैरियर बनाना उतना आसान नहीं था। तो टाटा ने 18,000 करोड़ में वो खरीदा जिसका कोई शॉर्टकट ही नहीं था। अक्टूबर 2021 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का बिड जीता।
रतन टाटा ने एक ट्वीट किया, साथ में एक फोटोग्राफ JRD टाटा एयर इंडिया बोइंग 747 से निकलते हुए। उस ट्वीट में लिखा गया, वेलकम बैक एयर इंडिया, मिस्टर JRD टाटा वुड हैव बीन ओवरजॉयड इफ ही वॉज इन आवर मिड्स टुडे। यानी कि JRD टाटा बहुत खुश होते अगर वो हमारे बीच होते। और फिर जनवरी 2022 में एयर इंडिया ऑफिशियली टाटा ग्रुप को ट्रांसफ़र हुआ। टाटा के पास पहले से विस्तारा थी, जो कि सिंगापुर एयरलाइंस के साथ की जॉइंट वेंचर थी। एयर एशिया इंडिया भी उनकी थी। अब एयर इंडिया भी आ गई। 3 एयरलाइंस, 3 सेगमेंट्स, पूरा मार्केट। और नवंबर 2024 में विस्तारा और एयर इंडिया का ऑपरेशनल मर्जर कंप्लीट हुआ। सिंगापुर एयरलाइंस अब एयर इंडिया में 25.1% इक्विटी पार्टनर है। अब टाटा के पास एक एविएशन एम्पायर है, सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, सिंगापुर एयरलाइंस एज पार्टनर। JRD 1932 में अकेले उड़े थे एक प्लेन, कुछ मेल बैग्स। 94 ईयर्स बाद उनका टाटा ग्रुप एक पूरे एविएशन एम्पायर का मालिक है। और सबसे इत्तेफाक की बात, 1982 में एक BBC जर्नलिस्ट ने JRD से पूछा था, क्या आप 2032 में भी होंगे, यानी इंडिया में सिविल एविएशन के कंप्लीट होने के 100 साल पर। JRD ने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तो रीइंकार्नेशन में बिलीव करता हूँ। JRD 1993 में गुजर गए। 2022 में, यानी इंडिया में सिविल एविएशन के 100 ईयर्स कंप्लीट होने से सिर्फ 10 साल पहले टाटा ने एयर इंडिया वापस ली। शायद JRD सही थे। और अब समय है मेरे पर्सनल ओपिनियन का। लगभग 62,000 करोड़ पब्लिक फंड इस डील को पॉसिबल बनाने के लिए लगाए गए, लेकिन वो पैसे शायद वैसे भी जाते। हर दिन एयर इंडिया में करोड्स लग रहे थे, ये पैसे शायद इनडेफिनिटली लगते। एक वक्त आता है जब एक फेलिंग सिस्टम को ग्रेसफुली क्लोज करना पड़ता है, और ये शायद उस क्लोजिंग की एक बार की कीमत थी। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एयर इंडिया को बचाना भी जरूरी था। तो गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया, चाहे लेट ही सही, मुझे लगता है सही लिया। तो अगर इस एपिसोड ने आपको कुछ नया बताया जो आप पहले नहीं जानते थे, तो फिनबिज विद AK को सब्सक्राइब करो, जहां हर एपिसोड में एक ऐसी लेयर होती है। तो ये थी आज की कहानी। यह है फिनबिज विद AK। मिलते हैं अगले एपिसोड में।